यादव ने और श्री प्रकाश जी ने समय बहुत हो गया है और समय हो भी गया है, लेकिन अध्यक्ष और वरिष्ठ, मैं तो पिछली बार जब श्री प्रकाश जी का एक कार्यक्रम था तो उसमें अध्यक्ष भी नहीं था, वरिष्ठ ताकि नाते मुझे बाद में ही बुलाया गया और दुर्योग या संयोग ये रहा कि उस समय लाइट चली गई तो मोबाइल की रोशनी में मैंने अपना जो 20 का बता दिया। ये सहयोग है, लाइट है, समय निश्चित रूप से ज्यादा हो गया है। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में रखूंगा, इसलिए भी कि जो सारी बातें ऐसे अवसर पर होनी चाहिए थी पिता के भोजन के अवसर पर, वो सारी बातें लगभग हो चुकी है। और ये पहला मंच मैंने देखा कि जहां 3 लोग मंच पर थे, वक्ता, और 3 लोग मंच के नीचे थे। ये इस बात का भी प्रमाण है कि कितने लोग एक पुस्तक पर बोलना चाहते हैं या बोलने की इच्छुक हैं। क्योंकि देखिए, पुस्तक पर बोलना केवल पुस्तक पर बोलना नहीं होता है, बल्कि उसकी समग्रता में अपनी बात कहने का एक इच्छा भी होती है। मुझे अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने अपनी बात मन से कही और खुलकर कहा। ये विचार बात उठी थी इसी श्री प्रकाश जी की कविताओं में व्यंग्य। मुझे श्री प्रकाश जी की कविताओं में तो निश्चित रूप से है, लेकिन मुझे यह भी लगा कि जो बनारस में जिस तरह का जो एक बोलने की परंपरा है उसमें भी व्यंग्य। कई लोगों ने अपनी बात खोल के कही और कई लोगों ने बहुत तीखी धार दी, लेकिन वो बात आई जिससे ये अच्छा होना चाहिए। हमें केवल प्रशंसा ही प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हमें एक संतुलन बना करके अपनी बात को भी रखना चाहिए। हमारी असहमति है तो असहमति होनी चाहिए, और जब असहमतियों के वैभव के कब श्री प्रकाश शुक्र हो सकते हैं तो असहमतियों के वैभव का आलोचक तो नहीं हो सकता। आलोचक को भी सुविधा है तो असहमतियों के वैभव का एक आलोचक बने और दमदार तरीके से तार्किक ढंग से अपनी बात करें। मैं श्री प्रकाश जी को एक बात की और बधाई देना चाहता हूं कि उनके विवेक ने 2 ऐसे संपादकों का चयन किया, अब उन्होंने किया या संयोग से हुआ या कमलेश जी और सुष्टा जी ने यह निर्णय लिया कि संपादन करेंगे। देखिए, पति पत्नी का एक साथ काम करना बड़ा दुर्लभ होता है। ये सुष्टा जी ने ये बात तो कही कि मतलब किस तरह से हमने इसकी तैयारी की और 2018 से लेकर के अब तक, लेकिन ये भी बताया दोनों के बीच में झगड़ा कितनी बात मेरा नाम भी नहीं तो नाम नहीं दिया तो क्या नाम, क्योंकि पति पत्नी का साथ में काम करना बड़ा कठिन होता है। आप अपने कलीग के साथ काम कर सकते हैं, आप अपनी मित्र के साथ काम कर सकते हैं, बड़े मन से काम कर सकते हैं, लेकिन पत्नी के साथ काम करना तो दुर्लभ। तो एक तो इस बात के लिए बधाई आप दोनों को कि आपने ये रहस्य खोला नहीं कि कितनी बार झगड़ा आपका हुआ। और दूसरी बात कि श्री प्रकाश जी एक शनाख्त होने से बच गए। अब हिंदी में एक परंपरा चलने की है, बहुत से लोग ये बड़े बड़े घूम रहे हैं कि हमारी एक शनाख्त हो जाए। मैंने कई लोगों को कहा, उनका शनाख्त तो खाने में साहित्य में तो शनाख्त होगी। अच्छा, बड़े प्रफुल्ल भाव से घूम रहे हैं, वो
कागजी अखबार पर एक 500-600 पेज का एक मोटा ग्रंथ आ जाता है शुनाख्त के नाम से, संपादक भी खुश है और न्यायालय भी जिस तरह वो है तो बड़ा प्रसन्न है। लेकिन उपलब्धि यह है, एक विचारवान, दो आलोचक एक किताब का संपादन करें और अपने मन से ये संकोच में ये बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था तो बार बार मेरे मन में ये बात आ रही थी कि संपादन का चयन किस प्रकार से होना है, जिस तरह से संपादन का, जिस तरह से लेखों का और जिस तरह से लेखों के संयोजन का आपने दायित्व का निर्वाह किया है, वो आपकी बोले नहीं। ये किताब आलोचना की किताब है। संपादन तो आप देख रहे हैं पत्रिकाओं के, रोज हमारा पत्रिकाएं पढ़ते हैं और पत्रिकाओं में जब देखते हैं कि जो संपादन के नाम पे जिस तरह की चीजें परोसी जा रही हैं, संपादक को खुद भरोसा नहीं है कि लेखक ने लिखा गया है। बहुत सी चीजों को लेकर के आपके भी मतभेद हो सकते हैं, मेरे भी मतभेद हो सकते हैं। हमारे संपादक मित्रों से हम लोग कहते भी इस बात को कि आपने इस लेख को पढ़ा नहीं, कि हाँ पढ़ा नहीं, मेल से आता है उसी का प्रेस को भेज देते हैं। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे कहीं नहीं लगा, इस बात की मैं फिर से बधाई देना चाहता हूं। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे बार बार ये लगा कि ये लेख पढ़े गए और ये लेख मांगे गए। इस पत्रिका का विद्याचल ने जिक्र किया सरकार, मैंने सबसे पहले फेसबुक पर ये लिखा कि बगैर मांगे आई हुई किसी भी रचना को मैं नहीं चाहूंगा। मुझे जिस तरह से पत्रिका निकालनी है और जिनसे लिखवाना है, मैं अपनी तरफ से उनसे संपर्क करूंगा और उनसे मांगूंगा और उनसे जो आएगा फिर छापूंगा अपने विवेक के अनुसार। लेकिन ये जो भर्ती की चीजें जो आजकल आ रही है, उन भर्ती की चीजों ने बड़ा नुकसान किया है और ये किताब इससे बची रही है और इन दोनों की वजह से, दोनों संपादक की वजह से मैं इसके लिए इनको बधाई देना चाहता हूं। श्री प्रकाश जी साठ के हो रहे हैं, हालांकि इनको देख के नहीं लगता ये 60 के हो रहे हैं, और वैसे भी कहा जाता है कि मर्द तो 60 पर पाका होता है। अब श्री प्रकाश जी पाके होंगे कि नहीं होंगे, वो ऐसे ही मर्द बने रहेंगे, मैं तो यही चाहता हूं। लेकिन वो जिजीविषा और वो ऊर्जा जो रचनात्मकता के मूल वो इनमें बनी हुई है और मैं कामना करता हूं कि वो बनी रहे। इस किताब की एक और विशेषता मुझे यह लगी कि इसमें लगभग 27 के करीब लेख हैं और 3 कवियों की कविताएं इस तरह से 30 का 30 में, लेकिन आप देखिए कि 27 में से 15 युवा पीढ़ी के लोग। यहां इस बात का जिक्र आया था कि जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं या तो पुराने लेखों को भेज देते हैं, या जो कहीं किसी पत्रिका में छप चुके हैं उन्हें नहीं, उनके पास पीडीएफ और कंप्यूटर में आजकल ये सारी चीजें होती हैं, तो उन्हीं लेखों को फिर से भेज देते हैं। 15 युवा लेखकों की ऐसी किताब में जो एक 59 वर्षीय कवि के मूल्यांकन पर लिखी, ये बड़ी बात है कि आपने पुरानी पीढ़ी को कम, युवा पीढ़ी को ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि युवा पीढ़ी बड़ी सर्जनात्मक है। जब उन्हें भी जानता हूं और हमारे ज्ञानेश्वरी जी ने कहा है, एक ऐसा युवा आलोचक जिसमें प्रतिभा नहीं बल्कि मैं तो ये मानता हूं प्रतिभा का विस्फोट है।
और प्रतिभा इसलिए भी है, प्रतिभा का विस्फोट इसलिए भी है कि मैंने इन्हें कभी उदास नहीं किया। ये जब भी मिलते हैं एक बच्चों जैसी मुस्कान इनके चेहरे पर होती है। बाकी आलोचकों को तो आप जानते हैं कि आलोचकों के मुंह सूखे रहते हैं। आलोचकों से बात करने का मतलब यह है कि वो आपको पहले तो ये सब करेंगे कि आप मूर्ख हैं, आप कुछ नहीं जानते, फिर आलोचना पे बात करेंगे। एक साहब यहीं से गए कहीं बाहर विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए, उन्होंने टाइम टेबल की इंचार्ज और हेड को जाते ही कहा कि इसमें हिंदी का बड़ा आलोचना और मुझे आलोचना पढ़ाने के लिए दी है। आप अध्यापक बने या प्रोफेसर भी नहीं बने, जो कि आपको अनुभव होगा, आप लेक्चर बने हैं और लेक्चर बनते ही तो हिंदी का हर अध्यापक आलोचना। दुर्भाग्य यह है कि हिंदी का हर अध्यापक आलोचक, वो कुंजी लिखेगा तब भी आलोचक है, वो नोट्स बनाएगा वो भी आलोचना है। ये विडंबना है और उसकी वजह से जो चीजों में जो निर्णय नहीं हो पा रहे, जिसकी बात आई, मुख्यमंत्री की बात आई, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता उस पर, और मुख्यमंत्री बड़े कवि हैं और बड़े कवि को ऐसे ही आशीर्वाद देना चाहिए अपने अनुज को। मैं इसे इस रूप में देता हूँ। ये तरह का आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं, किसी को दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे और शिवप्रकाश जी के और आप लोगों में से कई लोगों के मित्र हैं, उनको ये कथाकार ने ये कह दिया कि ये 21वीं सदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, अब इसके लिए क्या करोगे? वो खुद भी खाते हैं, मैं नहीं खाता, वो नहीं खाते। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हमारे आपके लोग कहते हैं, हाँ आप ये बात जी जी, लेकिन वो कहते हैं और सब जगह कहते हैं। अच्छा, उनके साथ वो जितना कहते उनके साथ जो उनकी झोली डंडा उठाने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा कहते हैं। कई आलोचक ऐसे हैं जो कि जैसे साधु महात्माओं में आपने देखे होंगे कि जब वो महंत चलता है तो उसके 4 लोग उसके पीछे, जो युवा जो साधु हैं वो साथ चलते हैं और महंत जी कम बोलते हैं, युवा साधु ज्यादा बोलते हैं। अच्छा, बोलते उनके हाथ में डंडा भी होता है, जो महंत जी के हाथ में नहीं होता है। वो अपना ये है कि आप मानिए हमारे महंत जी को बड़ा और आप हमारे महंत जी को बड़ा नहीं मानेंगे तो हमारे हाथ में डंडा। अब आप क्या करेंगे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सवाल आ रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल तो 20वीं शताब्दी के आलोचक थे, 21वीं शताब्दी के आलोचक पैदा हो गए और बड़े दर से पैदा हो गए। तो इसलिए इन लोगों को इन लोगों पर बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी चाहिए और इन लोगों से बहुत ज्यादा भय भी नहीं खाना चाहिए और इन लोगों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 21वीं शताब्दी में भी पैदा होंगे, 22वीं में भी होंगे, 23वीं में भी होंगे, आगे भी होंगे, लेकिन आचार्य शुक्ल एक ही है। इसलिए कोई बहुत कविता को लेकर के तरह तरह की, अभी आपने सुना होगा ये जो हिंदी जो चलता है, हिंदी ने इतनी गलतफहमियां पैदा की हैं। पहले तो उन्होंने बड़े बड़े लोगों के साक्षात्कार लिए, वो निश्चित रूप से बड़े साक्षात्कार थे, बड़े तैयारी के साथ। अभी हमारे राजस्थान के यानी जयपुर के, आप सब जानते हैं उनके विवादों से लेकर के उनकी कृष्ण कल्पित का एक साक्षात्कार है हिंदी में, जो अर्जुन शर्मा ने दिया। तो कृष्ण कल्पित से ये पूछा गया कि आप हमेशा विवादों में रहते हैं, यहां में रहता हूं कि आप अपने बारे में हमेशा ये कहते रहते हैं कि मैं हिंदी का सबसे बड़ा कवि हूं, कि मैं हूं। ये दूसरे नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं हूं। और कभी तो अखबारी कागज की कविताएं लिखते हैं, अखबारी कविताएं, हिंदी में कविताएं हैं ही नहीं।
जैसे हर कथाकार और हर कवि ज्यादातर ये कहता है, शिवराज जी नहीं कहते, ज्यादातर कहते हैं हिंदी में आलोचना है ही नहीं। नंदकिशोर आचार्य ने कहा उसी हिंदी में आलोचना है ही नहीं। ज्यादातर लोगों ने कहा हिंदी में आलोचना है ही नहीं। अरे भाई हिंदी में आलोचना नहीं है, आए फिर हम लोगों को फोन करते हो कि ऐसा हम ले दो, भैया हमको ले लो, तो क्यों परेशान करते हो? आप भी चाहिए रिलीज हो और हमें भी चाहिए रिलीज हो दो। यह हिंदी में आलोचना है ही नहीं। और आपकी इतनी महत्वपूर्ण रचना को किसी आलोचक की आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्यों परेशान करते हो? क्यों रोजाना फोन करते हो? हम छोड़ो, हो गया आपका मूल्यांकन, आपने कर लिया। तीसरी बात उन्होंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कही, उन्होंने कहा कि कोई कर अपने बारे में, कोई व्यक्ति अपने बारे में अपनी तारीफ करे या प्रशंसा करे तो ये मृत्यु के समान है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन कवि को ये छूट है। उन्होंने कहा कि कवि को ये छूट है, कवि को छूट है यानी मुझे छूट है, उन्हें छूट है, कृष्ण कवि को छूट है। तो ऐसे समय में मैं ये कहूं कि ऐसे अराजक समय में जहां हर रचनाकार अपने को बड़ा माने बैठा है, हर आलोचक को अपने को आचार्य रामचंद्र शुक्र माने बैठा है, ऐसी स्थिति में एक तटस्थ भाव से किसी कृति का आना और 60 वर्ष की उम्र तक एक कविता इस प्रकार से विधिवत ढंग से मूल्यांकन हो जाना, ये बड़ी बात है। और ये बड़ी उपलब्धि है। और इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं भाई श्री प्रकाश जी को जितनी बधाई देना चाहता हूं, उनसे ज्यादा ये संपादक को देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत से इस कृति का संपादन किया। ज्ञानेन्द्र कवि जी ने, उनकी स्मृति इतनी तेज है, पहली बात तो ये कि उन्होंने पूरी किताब पढ़ी और पूरी किताब पढ़ने के बाद अपनी स्मृति का उनके हाथ में कोई पर्ची थी, मैंने कोई पर्ची ज्यादा रखता है। बगैर पर्ची के उन्होंने जिस तरह से वाक्यों का उल्लेख किया, कई निकले, कई आलोचना, ये बताता है कि एक कवि अपने अनुज कवि को या अपने बाद की पीढ़ी के कवि को किस तरह से पढ़ रहा है, कितनी गंभीरता से पढ़ रहा है। उन्होंने ये उम्मीद कि आगे की कविताएं किस तरह की होनी चाहिए। उन्होंने शिवराज जी से उम्मीद, दोनों बनारस के, गंगा दोनों को प्रिय है, बनारस दोनों को प्रिय है, जिसका उल्लेख किया है संपादक जी ने। वो मैं एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि इनका जो संपादकीय वो जरूर पढ़े, वो अद्भुत संपादक, इसका उल्लेख ज्ञानेन्द्र जी ने किया कि 28 साल की उम्र से उन्होंने कविताएं लिखी, कई कविता 28 वर्ष की और रेल में बैठे। आज आप देखिए कितने साल हो गए, 93 और 24 साल, 31 साल हो गए। 31 साल बाद भी वही बच्चा वंदे भारत पर ढेला बैठा है, रोज घटनाएं घटती, किसी कवि को लगती होगी, किसी व्यक्ति को लगता ही होगा वो ढेला, वो पत्थर। लेकिन सवाल है वंदे भारत पे क्यों कहना है? मुझे ये लगता है कि वंदे भारत उसके लिए नहीं है, शायद इसलिए मन में विद्रोह है। वंदे भारत में वो बैठ नहीं सकता। वंदे भारत में वो तो क्या, मैं जब बैठता हूं तो मुझे शर्म आती है कि मैं किन लोगों के बीच में बैठा हूं। मुझे कोई अपना जैसा आदमी वहां दिखाई नहीं देता। एक अलग तरह की भद्र दुनिया है। हवाई जहाज की तो हम बात कहते हैं, चलो हवाई जहाज को इसलिए वो जमीनी नहीं है, वो तो हवाई बातें हैं। तो हवाई बातें तो ठीक है, अभी कहते कोई किसी से बात नहीं करता, नहीं करे, लेकिन वंदे भारत तो जमीनी है, जमीन पे चलती है, उसमें तो एक संवाद होना चाहिए।
जो सामान्य श्रेणियों में होता है, नहीं होता है, वो लौटा जहां कर कहता है, लेकिन मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। इस पंक्ति पर आपने संवाद की उल्लेख है उसके लिए 4 पंक्तियों का, उसमें चौथी पंक्ति यह है कि लेकिन मैं उस बच्चे के बारे में ही सोच रहा था। पत्थर लगा है, पत्थर लगने के बाद भी मैं उस बच्चे के बारे में सोच रहा था। यह बताता है कि कर्म आक्रोश और असहमति इस तरह से प्रिय, इसलिए जो असहमतियों के वैभव के कर्म की प्रकाश शालीनता से, कई बार और चुटकी हुई बात से, व्यंग्य के माध्यम से, कभी सीधे सीधे, कभी प्रतीकों के माध्यम से, कभी मिथकों के माध्यम से, कभी क्षीर सागर में नीर के माध्यम से, कभी पुराने महल के माध्यम से, तरह तरह से उन चीजों को लेकर के आते हैं, जो चीजें, जिन चीजों को हम देख रहे हैं या जो चीजें हमें विकसित कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि अध्यक्ष का काम ये नहीं होता कि वो लंबा भाषण दे दे, क्योंकि अध्यक्ष को रोकने वाला नहीं होता इसलिए, लेकिन मैं उसका उपयोग नहीं करता। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और एक बार फिर आप सब लोगों को बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आप इस तरह से इस किताब को पढ़ करके अपना मन और अपना मंतव्य यहाँ रखा। इस किताब को फिर से पढ़ें और फिर से पढ़ें, यानी इस विचार के संदर्भ में पढ़ें कि जो यहाँ प्रश्न उभारे गए हैं।